अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म सज़ा में मैं हूँ काशिफ मुश्ताक। अनमोल उर्फ पिंकी मंशियात का एक बड़ा नेटवर्क का नाम है और इस नाम से जुड़े मुख्तलिफ़ किरदारों की आज बात करेंगे। स्पेसिफ़िकली पिंकी की जानिब से ये नेटवर्क कैसे चलाया जाता था और इसमें कौन लोग मुलविस थे, इस हवाले से भी बात करेंगे। तफ्तीश इस केस की कहाँ तक पहुँची है, कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, किन लोगों की गिरफ्तारियाँ अब तक हुई हैं, कहाँ कहाँ पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं और क्या ये नेटवर्क था, कितने लोग इसमें शामिल थे। आइए प्रोग्राम में चलते हैं और आगे जानते हैं। पिंकी को कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद अदालती कार्रवाई हुई और एक वीडियो मंजर आम पर आई और उस वीडियो में जो चीज़ देखी गई उसके बाद ना सिर्फ पुलिस हरकत में आई, मीडिया ट्रायल हुआ, मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई और पिंकी की बाकायदा गिरफ्तारी के बाद रिमांड भी हासिल किया गया। रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ़ मुकदमात सामने लाए गए। अब तक 14 के करीब पिंकी के खिलाफ जो है वो मुकदमात सामने आ गए हैं। जबकि अगर सिर्फ पिंकी की फैमिली ट्री के बारे में बात करें तो 11 बहन भाई पिंकी के जो हैं वो मौजूद हैं। उनमें से 3 जो हैं वो मंशियात फरोश हैं और उनके खिलाफ भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमात सामने आए हैं। 2024 में पिंकी का एक जो भाई है वो DHA के इलाके में ही जो है वो गिरफ्तार भी हुआ। उसके बाद वापस जो है वो कस्टडी के बाद रिहाई भी उसको मिल गई। ताहम इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। जबकि एक और नया मुकदमा भी सच्चल थाने की हदूद में दर्ज कर लिया गया। मजमूई तौर पर 14 के करीब मुकदमा जो है वो अब पिंकी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जिसमें मंशियात, कत्ल, इक़दाम कत्ल और इसके साथ साथ गैर कानूनी असलह रखने की दिफात भी शामिल हैं और इस तरह के मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी जारी है, इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। दीगर लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, उनमें जो है वो जो उसके कंज्यूमर हैं उनकी भी एक लिस्ट बनाई गई है कि आया कितने कंज्यूमर हैं। हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 800 के करीब ऐसे कंज्यूमर थे जो मोबाइल डेटा पिंकी के मोबाइल से मिला है, उससे जो है वो तफसीलात हासिल कर ली गई हैं और तफसीलात हासिल करने के बाद अब पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। एक तो तफ्तीश का रुख इस तरफ जा रहा है, जबकि साथ साथ जब अदालत में पिंकी को पेश किया गया और पिंकी की शाहाना शान जो है वो एक वीडियो वायरल हुई कि वो कितने धड़ल्ले से जो है वो अदालत में आ रही है और उसके साथ कोई प्रोटोकॉल जो पुलिस का प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो उसको फॉलो करना चाहिए, वो प्रोटोकॉल फॉलो पुलिस की जानिब से नहीं किया गया। तो उसके बाद पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया और उनके खिलाफ भी एक तफ्तीश जो चल रही है और उस हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है जो कि बहुत जल्द इस हवाले से रिपोर्ट देगी। साथ साथ हमने देखा है कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इदारों को भी जो है वो ऑन बोर्ड ले लिया गया है। मुख्तलिफ इदारों को लेटर जो है वो लिख दिए गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पंजाब पुलिस को भी जो है वो लेटर लिखा गया है IG पंजाब को, जिसमें पिंकी के हवाले से ना सिर्फ तफसीलात मांगी गई हैं बल्कि जो पंजाब में मुकदमात सामने आ रहे हैं उनके हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो उनसे पूछी गई हैं। इस हवाले से ये भी चीज़ सामने आई है कि पिंकी किस किस्म की मंशियात इस्तेमाल करती थी। तो पिंकी जो है वो कोकेन का जो है वो इस्तेमाल करती थी और उसी की पैकिंग करती थी और उसके बाद जो है वो इसे जो है वो मार्केट में तरसील करती थी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वो कोकेन कहाँ से हासिल करती थी। कोकेन जो है वो उसे बाकायदा लाहौर में पहुँचाई जाती थी और उसके बाद लाहौर से वो जो है वो कराची पहुँचती थी और कराची में उसे जो है वो छोटे छोटे बॉक्सेस में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था। पिंकी के बैंक अकाउंट्स भी सामने आए हैं, उनकी तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि उन छोटे छोटे पैकेट्स को जब पैक कर लिया जाता था, जिस पे जो है वो पिंकी का नाम भी दर्ज होता था, तस्वीर भी दर्ज होती थी। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि उन पैकेट्स के एवज़ जो है वो पहले क्लाइंट से जो है वो रकम ट्रांसफ़र कराई जाती थी बाकायदा अकाउंट के अंदर और उसके बाद एक लोकेशन बताई जाती थी। उस लोकेशन पे जो है वो उस मंशियात की डिब्बी को जो है वो रख दिया जाता था। उस डिब्बिया को रखने के बाद बाकायदा एक लोकेशन शेयर कर दी जाती थी और कंज्यूमर जो है वो वहाँ से रिसीव कर लेते थे। ये तमाम तर कार्रवाई अपनी जगह है। जबकि अगर पिंकी का बैकग्राउंड की हम बात करें तो 2006 में पिंकी कराची से जो है वो लाहौर पहुंची थी और वहां जो है वो उसकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि उसे मॉडलिंग का शौक़ था और वो मॉडलिंग में जो है वो जाना चाहती थी। लेकिन इस दौरान जो उसके 2 साबका शौहरों के नाम भी सामने आए हैं, उन साबका शौहरों से जो है वो उनकी जो जब शादी हुई और उसके बाद उन्होंने जो है वो उसको इस नेटवर्क में अपने साथ रखा हुआ था और उस नेटवर्क में पिंकी की जानिब से अब तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ किया गया कि वो जो उसके शौहर है
उनकी जानिब से उसे इस नेटवर्क में लाया गया, इस नेटवर्क में आगे बढ़ाया गया और उसे जो कराची की साइड है वो दी गई। लेकिन पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पिंकी खुद एक बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है इस प्लान की, और ना सिर्फ पिंकी बल्कि इसके बहुत सारे कारिंदे इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं। उन तमाम तर कारिंदों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ यकीनी बनाई जाएंगी। तो गैम में आगे भी चलते हैं और आगे भी मंशियात के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर साबिक पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, राजा उमर खिताब। अस्सलाम वालेकुम। मंशियात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कराची में ना ही कोई फैक्ट्री है, इवन कराची क्या पूरे पाकिस्तान में इसकी कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं है। उसके बावजूद बड़ी आसानी से ये नेटवर्क फैलता जा रहा है। कैसे रुकेगा ये नेटवर्क? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। लेकिन देखें, आप जो कह रहे हैं फैक्ट्री नहीं है, हम यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी हैं, यहाँ पर घरों में भी बनती हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? दो तरह के ड्रग्स हैं, एक वो हैं जो लोकल मेड हैं, एक वो है जो बाहर से आती हैं। जो लोकल मेड हैं उसमें ये कोई टैबलेट्स वगैरह हैं, ये भी लोग यहाँ बना रहे हैं। बाकी चर्च है, अभी यहाँ तो वीट की भी कोई काश्त वाश्त हुई है, इसमें अफीम वगैरह, ये तो खैर पुराने नशे हैं, इनमें इतना लोगों को चार माह नहीं रहा शायद। जो बात है ना कोकेन या आइस की, आइस भी यहाँ बनती है। ये कहीं और से आई थी लेकिन अब यहीं लोग बनाते हैं, कहीं छुप छुपा के। जो भी है, कोकेन पाकिस्तान में नहीं बनती। जो मेरी मालूमात हैं, जो मैंने लोगों से बातचीत की है, ये आती है बाहर से स्मगल होकर पाकिस्तान। और जो मुझे मालूम है ज़्यादा बड़ा रूट है वो इस्लामाबाद और लाहौर में उतरती है। लाहौर का एक बहुत मशहूर आदमी जॉर्डन नाम है उसका, और पकड़ा भी गया था, पता नहीं जेल में या कहाँ पर है। जब वहाँ से आती है तो ये शायद प्योर फॉर्म में होती है। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे चलती जाती है, इसमें मिक्सिंग होती जाती है। 10 ग्राम से जाएगी तो फिर 50-60 ग्राम तक चली जाती है। आती ये चीज़ ग्रामों में ही है, मतलब 100 ग्राम या किलो जो भी आती होगी। अब जिस तरह इसकी बात कर रहे हैं अनमोल और पिंकी, जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करी, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी थी। ये होता है कि जब इनके पास ओरिजिनल फॉर्म में आती है तो क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बेन क्या है, तो ये उसके अंदर 3 या 4 केमिकल्स हैं जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये बन जाती है पाउडर फॉर्म में। जब पाउडर फॉर्म में बन जाती है, वही 10 ग्राम जो है 50 ग्राम या जो भी बनती है इसकी क्वांटिटी, उसके बाद ये फिर इसमें कुछ लिक्विड डालते हैं जिससे ये बन जाती है सॉलिड फॉर्म में, यानी क्या कहते हैं जी, रॉक फॉर्म में। जब रॉक फॉर्म में बनती है तो फिर उसको ये तोड़ते हैं और उसको शो ये करते हैं कि A1 क्वालिटी की है जो कुछ भी है। ये जो 10 ग्राम आई और ये 50 ग्राम गई, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करें तो इसमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट आता है। जब ये मिक्सिंग कर लेते हैं, ये सारा कुछ कर लेते हैं, फिर इसने जिसने अपने आप को एक ब्रांड बनाया जी मेरे नाम से बिक रही है ये, तो यहाँ पर एक पेन अनमोल पिंकी नहीं है, यहाँ पर कराची के अंदर और भी बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब ये पकड़ी गई और मैं तो समझता हूँ कि इसको किसी की बददुआ लगी है, पुलिस की नालायकी, गफलत, बदनीयती, जो भी समझें, वो तो उनका हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू भी निकला है। अच्छा ये निकला कि पूरी दुनिया को पता चल गया, हर बंदे को पता चल गया कि इस तरह का काम यहाँ पर कितने लोग कर रहे हैं, किस तरह किया जा रहा है। तो उसकी वजह से नीचे से लेके पार्लियामेंट तक इसकी आवाज़ उठी। अब हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि इस मौके को हम गनीमत जानें और इसी इशू को लेकर हम एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाएं कराची के लिए ख़ास तौर पे, और उसमें तमाम अदारे जो भी रीजनेबल हैं उनको डाल के उनको टाइम लिमिट दीजिए और वो यहाँ पर पकड़ें। आप देखें अगर जो कंज्यूमर है, जो पी रहा है, उसको पकड़ने से कुछ नहीं होना, क्योंकि वो कितने हैं, वो लाखों के हिसाब से लोग हैं, उनको कैसे पकड़ेंगे आप? अगर पकड़ भी लेंगे तो क्या डर ख़त्म हो जाएगी? मेरा ये ख्याल है कि हमें पहले डीलर को पकड़ना चाहिए, 5 साल का डाटा जेल से निकलवाएं, जितने लोग पकड़े गए हैं उनको दोबारा इंटरोगेट करें, तो आपको रूट मिल जाएगा, आपको कॉज मिलेगी, आपको तरीकाकार मिल जाएगा। ये बहुत पहले से हो रहा है। मैंने आज से 10-12 साल पहले एक लेटर लिखा था कि हमें जितनी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या स्कूल हैं उनके अंदर बच्चों के ब्लड टेस्ट लेने चाहिए, और उसको इतना सीक्रेट रखा जाए कि उसकी जो भी रिपोर्ट हो वो स्कूल में भी टीचरों को भी ना पता हो, वो उनके पेरेंट्स के पास जाए ताकि उनको पता चले हमारे बच्चे कैसे हैं। उससे 2 फ़ायदे थे। एक तो जो बच्चे नहीं थे उनका पता चलता, और जो थे वो डर जाते या ख़त्म हो जाती उससे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पिंकी 2008 में लाहौर गई, वहाँ से वो नेटवर्क ना सिर्फ कराची में चला रही थी, लाहौर में चला रही थी, इस्लामाबाद में चला रही थी। आपने इससे पहले भी ड्रग डीलर्स पर बहुत ज़्यादा काम किया है, मंशियात फरोशों पर काम किया है, उनकी मेकिंग के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा है बड़े करीब से। किस किस्म की ये चीज़ें डेवलप कर रही थी, कितना बड़ा गैंग ये हो सकता है? और आपने गिरफ्तारी के हवाले से भी बात की, बहुत सारे मुलजमान गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, वापस नेटवर्क बाहर आ जाते हैं। इसके ऊपर 14 के करीब मुकदमात हैं, फिर भी ये बाहर है। देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का भी फॉल्ट है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है मिशन डैमेज होती है।
इस दफ़ा अगर ये मीडिया पे ना आती तो यकीनन ये थोड़े अर्से बाद बाहर आ जाती है। अब ज़ाहिर है एडिशनल आईजी और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, आईजी साहब ने इस बड़ा सख्त एक्शन लिया है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद कम अज़ कम इन्वेस्टिगेशन तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक डैमेजेस हो चुके हैं उनको शायद इतना अच्छी तरीके से हम ना मैनेज कर सकें। अब मसला ये है कि जब पकड़े जाते हैं, खामोशी जेल चली जाती हैं, वहाँ से वो निकल आते हैं, पैसा बेनतहा होता है, वकीलों को भी देते हैं, आगे पीछे भी देते हैं, पुलिस को भी देते हैं, तो मामला चलते रहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें एक अच्छा पहलू भी निकला है कि इसी को हम मिसाल बना दें। ये पिंकी एक 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 कैरेक्टर है ना, बहुत सारे हैं, मेरे को नाम भी मालूम है। मैंने एक का नाम लिया आपके जो लाहौर में होता है, कराची में भी हैं। तो जो टास्क फोर्स बने ना, उस पर फिर हम ये टास्क दें तो वो करते। कराची से यार पुलिस बहुत काबिल है, ऐसी बात नहीं है, उससे जो काम लिया जाए वो करती है। उसको अगर ड्रग के पीछे लगा दें तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म। हमने लिसानियत ख़त्म की, हमने फ़िरकावारी ख़त्म की, हमने दहशतगर्दी ख़त्म की। तो ये तो हर घर का मसला है। मैं बता रहा हूँ, ज़िंदा लाशें पड़ी हैं घरों में, लोग छोड़ना चाहते हैं, माँ बाप रो रहे हैं। वो जो छोड़ना चाहते हैं वो कहाँ जाएँ? उनको मिल रही है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। घर वाले भी मजबूरी में उन बाज़ औक़ात दे रहे हैं। कुछ तो लोग हैं जो डांस पार्टी में जा रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, जो इसका मज़ा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग वो हैं जो इसमें इन्वॉल्व होने के बाद अब तबाह हो रहे हैं। और रिहैब सेंटर्स भी नहीं है कराची। रिहैब सेंटर्स हैं जी, वो भी एक माफिया बना हुआ है। अब रिहैब वाले भी दबा के नोट कमा रहे हैं, लेकिन बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, अगर किसी ने ये इस्तेमाल किया और उसमें इन्वॉल्व हो गया है तो आप उसको ना दे के इसका नशा ख़त्म नहीं कर सकते। आप उसके मुतबादिल कुछ करें कि उसको मेडिसिन दें, उसकी कोई रिहैब करें, उसको प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें जाके वो आस्ते 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 इस चीज़ से दूर हो जाए। अब जिस तरह भी एक ऑपरेशन चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग भाग भूग गए हैं, आगे पीछे हो गए, छुप गए हैं। अब जितनी कम होती जाएगी उतना रेट बढ़ता जाएगा। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो लेंगे, फिर वो छोटे नशों पे भी चले जाएंगे। अब आपको शायद याद हो, आपने कहा ना फैक्ट्री की बात, तो आइस की फैक्ट्री आपको याद हो, मुझे सन याद नहीं है, 10 मुहर्रम को एक बुखारी पे गालिबन एक फ्लैट में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। सारी फोर्सेस हम सब पहुँचे वहाँ। तो लोगों ने कहा शायद एक्सप्लोजिव था, लेकिन जब हम ऊपर गए तो अंदर बहुत बड़े बड़े ना फ्लास्क पड़े हुए थे, टूटे हुए थे, ब्लड पड़ा था बंदे का। तो स्मेल थी। जब हमने देखा तो पता चला वहाँ तो आइस बन रही थी। डिफेंस के अंदर की बात करूँ, फ्लैट में। फिर उसी की रोशनी में हमने उधर माचगोट के एरिया में ग्रेड किया था, वहाँ से भी इस तरह। तो ये आइस वाइस तो यहाँ बन जाती है। ये जो गोलियाँ हैं ये भी बन जाती हैं। वीड्स की काश तो ये पिछले दिनों में पकड़े भी गए थे। तो देखें, ये जो चीज़ें ना, इनको सिर्फ एक ये अनमोल पिंकी केस में ख़त्म कर देने से मसला ख़त्म नहीं होगा। मुझे उम्मीद है, यकीन है इंशाल्लाह कि एडिशनल कराची जो आज़ाद साहब वो इस पर बड़ा सीरियसली लेंगे और जितनी मेहनत से ये पकड़ी गई है ना, इससे भी कम मेहनत में बाकी लोग भी पकड़े जा सकते हैं। मेरे पास पिंकी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। आखिर इतने बड़ी क्वांटिटी में ये मंशियात आ भी रही होगी। कोक का ये स्पेशली काम करती थी। ये लाहौर से कराची का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये मंगवा लेते थे? कुरियर कंपनी मुलविस होती है इसमें? बहुत ईजी है, कोरियर से आ रही है। एक दफ़ा तो एक हमने चीज़ पकड़ी, उसमें क्या थी, जो फाइल होती है ना जिसमें हम फाइल वर्क करते हैं, उसमें फाइल थी, उसमें 5-7 पेज लगे थे। उसके बीच में इसको थैली में पैक करके उसमें रखा, तो ऊपर टेप चिपकी हुई थी और एक कोरियर कंपनी के ज़रिए वो किसी को डिलीवर हो रही थी। फिर वहाँ से अगर ज़्यादा तादाद में आती है तो ये मेडिसिन के बॉक्स में फिक्स करके लाते हैं, ट्रैवलिंग करके भी लेके आते हैं। और उसके अलावा ये जो बात आपने बड़ी अहम बात की बैंक वाली, जितने भी पैसे जाते हैं ना वो हैंड टू हैंड नहीं आ रहे, वो अकाउंट यानी बैंक अकाउंट्स तक हैं। अगर कभी टास्क फोर्स बनी तो मैं उनको ये शेयर करूँगा, उनके बैंक अकाउंट्स भी। जिन लोगों से हमारा रब्ता है, जो हमारे इन्फॉर्मर हैं, उन्होंने हमसे ये वादा किया कि हमारा नाम ना आए तो हम आपको बैंक अकाउंट्स भी देंगे। जाता है, डोर टू डोर डिलीवरी भी है, क्या को भी यूज़ किया गया है। और अब एक और तरीका किया है इन्होंने, आपने बुकिंग करा ली, पेमेंट भेज दी, वो किसी न किसी जगह जाके रख देंगे और उसकी पिक्चर बना के आपको भेज देंगे। जी भाई ये गूगल मैप पे लोकेशन है, ये सामने बोर्ड लगा, उसके नीचे पड़ी हुई, तो सिगरेट के पैकेट में किसी में फेंक देंगे ताकि वो राइडर चला गया, वो वहाँ से जाके जो लोग उठा लेते हैं। अनमोल और पिंकी के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी हुकाम हो या आला अफसरान हो, वे इस हवाले से कोई बात करने को तैयार नहीं हैं। एडिशनल आईजी कराची की जानिब से इस हवाले से एक ब्रीफिंग दे दी गई है और उस ब्रीफिंग में भी ये बताया गया है कि इसका किस तरह का नेटवर्क है, कितने मुकदमा दर्ज हैं और किस हवाले से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। लेकिन तफ्तीश के हवाले से भी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। ना सिर्फ अनमोल और पिंकी का नेटवर्क सामने आया है, बल्कि उसकी फैमिली ट्री भी सामने आ गई है और इस हवाले से वो कैसे मंशियात तरसील करती थी, कैसे कराची तक मंशियात पहुँचती थी, या फिर कराची के अलावा किन किन शहरों पर जो है वो काम कर रही थी, इस हवाले से भी तफ्तीशी हुकाम जो है वो डिटेल बता रहे हैं। अब तक हमने मौक़िफ़ जानने के लिए मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान से राब्ते किए,
लेकिन उनकी जानिब से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जा रही है, ना ही इस हवाले से कोई ब्रीफिंग दी जा रही है। इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिंकी का नेटवर्क कितना बड़ा है, या फिर मंशियात के आदि जो शख्स हो जाते हैं उनको बचाने के लिए पुलिस या फिर दीगर हुकाम जो हैं वो क्या जो है वो हिकमत अमली अपना रहे हैं। साथ साथ इस प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिर्फ पुलिस का ये डोमेन बनता है कि वो इस तरह के मंशियात के नेटवर्क को पकड़े, या फिर ANF और दीगर जो इदारे हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। पिंकी के हवाले से बात कर रहे हैं और इस हवाले से हम अब DHA में पहुंचे हैं, कराची के इलाके में, और यहाँ भी मंशियात की जो वह तरसील की जाती थी, तफ्तीशी टीम की जानिब से जो स्क्रीनशॉट मंजर आम पर लाए गए हैं उसमें बाकायदा इसी साइन बोर्ड का जो है वो जिक्र किया गया है जो पिंकी थी उसके हवाले से जिस तरह से मंशियात सप्लाई की जाती थी उसका तरीक़ेकार भी बताया गया, और ये बताया गया कि बाकायदा जब पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती थी फिर इसी तरह के कोई स्पॉट जो है वो डिसाइड किए जाते थे और वहाँ मंशियात रखी जाती थी। जो स्क्रीनशॉट मंजर आम पर आया है उसमें भी ये देखा जा सकता है कि इसी बोर्ड के करीब यहाँ मंशियात जो है वो रखी गई, और रखने के बाद जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दिया गया, साथ में लाइव लोकेशन भी शेयर की गई। कैमरामैन सरवर रजा से कहूँगा कि आपको ये स्पॉट दिखाएं कि इस तरह के खाली स्पॉट जो हैं उनको जो है वो हाईलाइट किया जाता था और उनको जो है वो बाकायदा तौर पर शेयर किया जाता था और ये बताया जाता था। मैं चाहूँगा कि स्क्रीन के साइड पर जो है वो जो जेन्युइनली स्क्रीनशॉट इस तरह के सामने आए हैं वो भी अटैच किए जाएँ, ताकि जो नाजरीन हैं वो ये देखें कि आया कि इसी तरह के डिफेंस के मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जहाँ पर जो है वो ये मंशियात जब सप्लाई की जाती थी पिंकी की जानिब से या इसके नेटवर्क की जानिब से, तो जो भी कंज्यूमर होते थे उन्हें जो है वो पेमेंट लेने के बाद जो ये स्पॉट हैं वो डिसाइड कर लिए जाते थे और वहाँ जो है वो सप्लाई कर दी जाती। ना सिर्फ ये एक स्पॉट है, इस तरह के मुतादिद स्पॉट डिफेंस, क्रिप्टन और कराची के दीगर इलाकों के भी सामने आए हैं और वहाँ भी जो है वो इसी तरह मंशियात सप्लाई की जाती थी। प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के केस पर हम बात कर रहे हैं। ना सिर्फ इस केस पे बात कर रहे हैं बल्कि कराची में मंशियात की तरसील और उसके हवाले से कानूनी कार्रवाइयाँ और उसके बाद जो कोर्ट में मामलात होते हैं इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर वकील राजा बाबर हमीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या किस तरह के मुकदमात आपके पास आते हैं, कितने उनमें क्या ग्राम्स के लेवल होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है कोर्ट की, क्यों सजाएं नहीं हो पा रही हैं, क्या रीज़न समझते हैं? ये एक क्वेश्चन में आपने 3-4 क्वेश्चन पुट कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको इसके लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से बताने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली जब नारकोटिक्स के कोई भी केस होता है तो सबसे पहले अगर 2 तरह के केसेस होते हैं। एक होता है जो पोजीशन से ली जाती है, जैसे पकड़ा उसके पास से बरामद हो गई। एक होता है कि पकड़ा और बरामद करनी है। ये बड़ा फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। अगर किसी से बरामद हो जाए और फर्दर रिकवरी ना हो तो रिमांड नहीं मिलता। CRPC की जो चैप्टर 5 है उसकी सेक्शन आई थिंक 61 है, उसमें जो पुलिस के पास डिटेन की पावर है 24 आवर्स है। ड्यूरिंग डिटेंशन वो सिर्फ इंटरोगेट कर सकते हैं कि फर्दर रिकवरी है या फर्दर रिकवरी नहीं है। मंशियात के केस में अगर फर्दर रिकवरी नहीं होती या नहीं होने वाली होती तो जो कोर्ट्स हैं वो रिमांड नहीं देती। लॉ है ये, हर केस का यही होता है। दूसरा मरहला होता है इंटरोगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन। अब जब मजिस्ट्रेट रिमांड इस वजह से नहीं देता कि और जुडिशल कस्टडी कर देता है अक्यूज़ को कि वहाँ जाके आप इन्वेस्टिगेशन करें अगर आपकी कोई बैलेंस रहेगी है तो, क्योंकि मंशियात के केस में रिकवरी होगी, दैट्स इट। अगर फर्दर रिकवरी नहीं है तो इसका फर्दर रिमांड नहीं मिलता और जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो कभी ख़त्म नहीं होती ना। वो डिटेंशन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती मंशियात केस की। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये तो हम उन केसेस की बात कर रहे हैं कि जो लो प्रोफाइल लोग हों, लेकिन अगर कोई हाई प्रोफाइल केस आता है और उसके अंदर एक से ज़ायद FIR सामने आ जाती हैं, मुकदमात सामने आ जाते हैं और उनमें ये ख़दशा होता है कि बाकायदा प्रॉपर कोई ड्रग डीलर है इस किस्म के, तो उनके लिए क्या है, उनकी क्या रिमांड हासिल हो जाता है, नहीं हो जाता है, उसका क्या कहेंगे? सर मैंने अभी आपको बताया कि अगर हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो, कानून सबके लिए एक है। ठीक है, कानून सबके लिए एक है। अगर पर्सनल पोजीशन से रिकवरी होती है
और 24 घंटे पुलिस जो है डिटेन करके इंटरोगेशन रिपोर्ट में लिखती है कि जी हमने इसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए इसीलिए कानूनी शहादत की आर्टिकल है 38, जो पुलिस के सामने कोई भी बयान होता है वो इनएडमिसिबल होता है अंडर द लॉ। तो जब वो उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं होती तो पुलिस की डिटेंशन में जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी क्या अहमियत होगी। अच्छा, मंशियात की ग्रामिश पे भी कोई चीज़ डिपेंड करती है। एक वो जो मंशियात सप्लाई कर रहा है, एक वो जो मंशियात का कंज्यूमर है। तो अगर कंज्यूमर पकड़ा जाता है और उसके पास कोई क्वांटिटी का भी होता है कि उसकी एफआईआर के जो मतन है या उसकी जो सेक्शन है उस क्वांटिटी के मुताबिक उसमें कोई उसकी सज़ा कम होगी। जी बिल्कुल, जो कंज्यूमर हैं वो डेफिनेटली थोड़ी मिकदार में लेते हैं। तो हमारे जो CNSA एक्ट है इसमें टेबल बनाए गए हैं, कॉलम्स बनाए गए हैं, उसमें सज़ाओं का तयन किया गया है। जैसे अप टू 20 ग्राम की अलग सज़ा है, अप टू 50 ग्राम की अलग सज़ा है, अप टू 100 ग्राम की अलग सज़ा है, 10 kg से ऊपर अलग सज़ा है। तो ये डिफरेंट जो क्वांटिटी होती है उसके मुताबिक जो लेजिस्लेचर है उसने एक आइन में, एक्ट में एक टेबल मौजूद है और उसी के मुताबिक सज़ा होती है। और मंशियात केस में स्पेशली जो कन्विक्शन होती है वो पोजीशन से होती है। अगर पोजीशन की हो 9C की हो, एक उसमें सेक्शन है 14-15। ठीक है। सेक्शन 14-15 में फैसिलिटेशन, अबेटमेंट, फाइनेंसिंग वो सब कुछ शामिल होता है। वो सब कुछ शामिल होता है। अगर किसी से ये मालूम इन्वेस्टिगेट करना हो कि इसका फाइनेंसर कौन है तो सेक्शन 14 में होगा, ना कि 9C में होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी होती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है और जो डेथ पेनल्टी भी है। क्या समझते हैं, पुलिस की तफ्तीश कमज़ोर होती है? अक्सर मुकदमात होते हैं, एक मुकदमा होता है, एक जगह से ये रिकवरी होती है, उसी शख्स पे कुछ दिनों बाद दूसरा मुकदमा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर भी वो शख्स मुख्तलिफ मुकदमात के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद दोबारा से बाहर आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर समझते हैं। अदालती कार्रवाई कुछ इस तरह की होती है जिसकी वजह से उसे जो है वो एक लूज बॉल मिल जाती है और वो निकलने में कामयाब हो जाता है। कन्विक्शन जो नारकोटिक्स के केसेस होते हैं उसमें अगर रिकवरी नहीं है तो कन्विक्शन नहीं है, भले 100 FIR हो जाए। ओके। मतलब अगर रिकवरी नहीं है, जैसे बोला जाता है एक शख्स अरेस्ट हो गया, इसके ऊपर जी इस थाने में भी है, इस थाने में भी है, इस थाने में भी है, 100 थानों में रख दें, रिकवरी नहीं है, मंशियाती केस में सजा नहीं है। क्या समझते हैं कि हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, मुतादिद FIR सामने आ गई हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन बताइएगा, सज़ा हो पाएगी, किस हद तक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? देखिए, जो रिकवरी जिस केस में हुई है उसमें तो चांसेस हो सकते हैं, अगर कोई मेलाफाइडी ऑन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना हो या ट्रू अरेस्ट हो या इसमें कोई डाउट ना हो, तो इसमें तो कन्विक्शन के चांस नजर आते हैं। लेकिन अदर FIR जो हैं हो चुकी हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई कन्विक्शन बनती है। हाई प्रोफाइल समझ के अगर कोई दे दे तो वो उसकी मर्जी है, क्योंकि मंशियात का मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अगर आपके पास पोजीशन में नार्को मौजूद नहीं है तो सिर्फ एलिगेशन के ऊपर सजा नहीं दी जा सकती। उसकी जेन्युइन रीजन ये है कि अगर आपके पास कोई रिकवरी मौजूद है और वो पकड़ी गई है तो उसको उस वक्त तक सजा नहीं होगी जब तक उसकी केमिकल रिपोर्ट ना आ जाए। अब आइस पकड़ी गई है, कोकेन पकड़ी गई है, उसको भेजा जाएगा सेल लेबोरेटरी में, वहां से वेरीफाई होगा कि हाँ ये है, तो फिर सजा होगी। तो जिन केसों में है ही नहीं, लेबोरेटरी नहीं है, तो उन केसों में क्या सजा होगी? स्पेसिफिकली मैं नाम लेके बात करता हूँ। पिंकी के ऊपर जो मुकदमा सामने आए हैं वो सिर्फ नारकोटिक्स के नहीं आए, उसमें कत्ल का मुकदमा भी है, उसमें वेपन रिकवरी का मुकदमा भी है। क्या समझते हैं, अगर किसी भी मुलजिम के ऊपर इस तरह के मुकदमा, मिक्सअप मुकदमात हों, तो उसे सज़ा मुमकिन हो सकती है? देखिए, कत्ल का जहाँ तक मामला है उनकी तो सारी मामलात ही अलग होते हैं। कत्ल एक 302 में भी आता है, कत्ल करवाने वाला 109 में भी आता है, तो अब PPC में, तो अब FIR को देखना पड़ेगा कि कत्ल इसने खुद किया है या इसके कहने पे किसी ने किया। और अगर इसके कहने पे किसी ने किया है कि उसकी ट्रांजैक्शन एविडेंस में क्या मौजूद है, जब तक एविडेंस नहीं होगी तो वो फैसिलिटेशन वाले को किस तरह करना, वो तो हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल, मंशियात के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मंशियात के असरात ना सिर्फ उस शख्स पर पड़ते हैं जो इसको यूज़ करता है, बल्कि उसकी फैमिली पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। मायनूर चन्ना साहिबा बताइएगा, क्या असरात होते हैं साइकोलॉजिकली, फैमिली पर क्या असर होता है और कैसे इससे निजात मिल सकता है? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। देखिए, फैमिली पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं जब भी कोई शख्स जो है मंशियात के हवाले से इन्वॉल्व है। मरीज़ जो है वो एडिक्शन की तरफ क्यों जाता है? सही है, क्योंकि अब उसका दिमाग जो है नॉर्मली खुशी को वैसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो वैसे एक्साइटेड नहीं होता किसी चीज़ को लेके। जैसे हम होते हैं, रात को हमारा ये टीवी प्रोग्राम आएगा, ये चीज़ आएगी, वो चीज़ आएगी, एक्सरसाइज करके हमें अच्छा लग रहा है, ये खाना खा के हमें अच्छा लग रहा है। इनको अब सिर्फ मंशियात से खुशी मिल रही है, क्योंकि अब इन सबको मंशियात से खुशी मिल रही है, तो वो थ्रू आउट ये कहते हैं कि दोबारा मंशियात की ही तरफ जाए। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी इनका यही होता है, दिमाग भी इनका यही कहता है, बॉडी भी इनकी यही क्रेव कर रही होती है कि हम मंशियात की ही तरफ जाए। अच्छा, जी। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जी। जो पेशेंट है वो चाहता है कि वो इस चीज़ से, इस लत में लग गया और इस लत से बाहर निकले, उसकी बिल्कुल। फैमिली भी चाहती है। इसको टाइम टेकिंग कितना होता है? अगर किसी डॉक्टर से रिजू करता है, आपसे जो पेशेंट इस तरह की रिजू करते हैं, जी। कितना टाइम लगता है उसको इस चीज़ से बाहर निकलने में? हर ड्रग जो है वो अलग टाइम लेती है। अगर हम जैसे कैनबिस की बात करें, कैनबिस जैसे आपका चर्स वगैरह हो गया, वो बॉडी में 28 दिन तक रहता है। पहले अगर हम हफ्ते 2 हफ्ते में एक्टिव मेटाबोलाइट्स निकल जाते हैं, बट उसके कुछ रिमेनिंग मेटाबोलाइट्स जो हैं, या फिर हम कहें कि उसके कुछ जुज़ा जो हैं वो इस आपकी बॉडी में रहते हैं। तो स्लोली पहले हम उसे डिटॉक्स करते हैं, फिर जो है मरीज़ को इनसाइड डेवलपमेंट पे काम करते हैं कि वो किस तरीके से इस मंशियात की तरफ दोबारा ना जाए। ऐसे ही अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल का डिपेंड करता है कि वो कितनी ले रहा था, कितनी क्वांटिटी में ले रहा था, एग्जैक्टली अल्कोहल में ले क्या रहा था, फिर उसे हम स्लोली कम करते हुए अब चर्च जो है हम उसी टाइम पे बंद कर सकते हैं। उसका इफेक्ट साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। अल्कोहल अगर हम बात करें तो वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब उसका बॉडी पे इफेक्ट ज़्यादा है, तो हम उसे जो है कम करते हुए बॉडी से निकालते हैं। इसी पे अगर हम कोकेन की बात करें तो कोकेन का भी इफेक्ट साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। फिर भी ये है कि हम कोशिश करके उसे आधा करके और जो है मरीज़ को, क्योंकि मुश्किल पेश आ रही होती है एक टाइम पे छोड़ने की, तो हम स्लो टैपर करते हैं। थ्रू आउट उसमें जो है मेडिकेशन चला रहे होते हैं कि जो है हमारे मरीज़ को कम से कम तकलीफ़ हो और इससे बाहर निकल सके। ये इसका जो इलाज है कितना महंगा है, सस्ता है? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें। ओके, अगर आप इसमें सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो थ्रू आउट आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन काफ़ी लोग जो है सरकारी हॉस्पिटल्स में इसलिए नहीं जाते कि उनका होता है कि लोगों को पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। काफ़ी लोग इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं। प्राइवेट रखना चाहते हैं तो वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ पे जाते हैं। मज़े की बात ये है कि इस शहर में साइकेट्रिस्ट हम कहेंगे कोई 30-40 होंगे, आपके कोई असल साइकेट्री के रिहैब हम कहेंगे कोई 8-10 होंगे। थ्रू आउट इस शहर में जो 70-80 बाकी रिहैब्स हैं वो आपके नर्सेस, या फिर कहें कि सिर्फ कोई बिजनेसमैन चला रहे हैं जिसमें ना कोई डॉक्टर्स हैं, ना कोई नर्सेज हैं, ना कोई साइकोलॉजिस्ट है, ना कोई इलाज चल रहा है। बस एक किस्म का उनको जेल में बंद कर देते हैं, रात को कोई नींद की गोली दे दी और 3 महीने के बाद उनके जो है घर वालों को कहेंगे जी आपका मरीज़ डिटॉक्स हो गया, आप अपने मरीज़ को लेके जाएं। मरीज़ हालांकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और उसका वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा होता है। फैमिली को जब ये मालूम होता है कि उसके घर का एक फ़र्द इस तरह की मंशियात की लत में लग गया है, उसके बाद फैमिली उसको छुपाती है, क्या मैसेज कन्वे करेंगी कि इसको जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए या फिर क्या इसका मामला होना चाहिए? मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा, किसी भी ड्रग एडिक्शन का स्टिग्मा जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड है। हम कहेंगे सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, एशिया में ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है इस चीज़ को बुरा ही देखा जाता है और इसे कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल नहीं हमारे यहाँ या किसी भी दुनिया में कहा जाता है। तो फैमिलीज़ यही प्रेफर करती हैं कि इसको प्राइवेट रखा जाए, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जितना जल्दी इस चीज़ पे काम करेंगे उतना बेहतर काम करेंगे। जितना आप टाइम लेते जाओगे कि मरीज़ को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब वो कोने में पड़ा है, तो उसको हम उससे वापस नहीं ला सकते। जितना जवान है, जितना जल्दी एक्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं उसका एक नॉर्मल बेहतर ज़िंदगी की तरफ आने का। अगर हम ये कहें कि डिले करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्नोसिस इसमें अच्छी नहीं है। और एक और चीज़ ये भी होती है कि खुदा न खास्ता अब उसको एक रियल साइकेट्रिक डिजीज़ हो गई, मिसाल तौर पे उसे सिवियर एंजाइटी हो गई, सिवियर पैनिक्स हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, आपका बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, कोई भी सिवियर साइकेट्रिक इलनेस हो गई, तो अब हम मंशियात से भी डील कर रहे हैं, उसकी बीमारी से भी डील कर रहे हैं और वो और ज़्यादा बुरा हो जाता है।
कराची में अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ दर्ज मुकदमात के हवाले से न सिर्फ अनमोल से इस हवाले से तफ्तीश जारी है, बल्कि उसका जो नेटवर्क है उसे भी ब्रेक थ्रू करने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे मीरपुर खास के इलाके सिंदड़ी में होने वाले एक बेईमाना कत्ल का, जिसमें 20 साल शादीशुदा खातून को मुकामी बाअसर वडेरे ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये मामला मुकामी थाने के नॉलेज में या उसके इल्म में 10 रोज़ तक नहीं रहा और उन्होंने जो खातून थी उनको खामोशी से दफन कर दिया। 10 रोज़ बाद पुलिस को खुफिया ज़राए से इतला मिली कि एक कत्ल हुआ है, जिस पर पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी और मामला यहाँ तक पहुँचा कि पुलिस ने कत्ल का और शवाहिद छुपाने का मुकदमा दर्ज करके मुकामी बाअसर वडेरे मुबैना तौर पर जिसने फायरिंग करके खातून को गैरत के नाम पर या ये कह लें कि गलतकारी के इल्ज़ाम में कत्ल किया था, उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और FIR में पुलिस ने खातून के वालिदैन और शौहर को भी नामजद कर दिया। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने इस कत्ल में मावनत की और हक़ाइक़ को और शवाहिद को छुपाने की कोशिश की। इस तमाम मामले में पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया, आला हुकाम ने नोटिस लिया और DSP की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई जो इंक्वायरी कर रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार करके जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसने 2 अहम बातें की, जिससे इस कत्ल की और गलतकारी के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर खातून को नाहक मारने की लगभग तस्दीक हो गई। उसकी निशानदही पर पुलिस ने असला और गोलियां वो बरामद कर ली मुलजिम की निशानदही पर, और उसकी निशानदही पर कब्र की भी तस्दीक हो गई कि लड़की को खामोशी से रात के अंधेरे में कहाँ तदफीन की गई। इस तमाम मामले पर अब पुलिस हुकाम ने मुकामी अदालत से रुजू कर लिया और पोस्टमार्टम कब्र कुशाई के बाद लड़की के पोस्टमार्टम की इस्तदा की गई है। तो अब तवक्का ये है कि ये पोस्टमार्टम होगा और एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। इस तमाम मामले पर हम SSP मीरपुर खास फिदा हुसैन शाह से बात करते हैं कि वो क्या करते हैं, तमाम हक़ाइक़ उनसे मालूम करते हैं, तमाम पुलिस की इसमें क्या गफलत थी और ये मामला क्यों बढ़ता जा रहा और ये सिंदड़ी इलाका ख़वातीन के कत्ल के सिलसिले में इतना बदनाम क्यों हो रहा है। इस तमाम मामले पर हम SSP मीरपुर खास से बात करते हैं। आइए हमारे साथ। ये नाज़िया शर एक लड़की थी जिसका मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद उनकी फ़ैमिली ने उनको जो है ना वो दफना दिया था। पुलिस को इत्तला नहीं दी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि एक यहाँ पे मर्डर हुआ था और पुलिस को इत्तला नहीं दी गई तो पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने जाके जो मेन मुलज़िम है उसको भी अरेस्ट कर लिया और उसका वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी रिकवर कर लिया है। और उसके अलावा हमने क्योंकि इसकी पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो हमने जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको हमने लिखा है इसकी कब्र कुशाई के लिए, जो कि एग्जीबिशन होगी अंडर दी सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, और उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब जो है ना वो हमें एग्जीबिशन के बाद ही मिलेंगे। इस पर आपने DSP की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी बना दी है, इंक्वायरी कमेटी, उसको कई रोज़ हो चुके हैं, वो पेशरफ्त आगे क्यों नहीं बढ़ रही? जी बिल्कुल, मंडे को उस कमेटी की जो ना मैंने मीटिंग रखी है तो वो हमें प्रोग्रेस बताएंगे। टेलीफोनिकली मैंने उनसे राब्ते में हूँ और उनसे मैं गाय बगाए पूछता हूँ कि क्या क्या जो है इसमें जो प्रोग्रेस हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में आप आगे देखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें प्रोग्रेस आपको नजर आएगी। क्या बताया कि क्या प्रोग्रेस हुई है? उसमें जितना भी इलाका है उसकी उन्होंने तकरीबन कोई ओवर 2 डज़न लोगों को जो है उन्होंने इंटरव्यू किया है, इंटरोगेट किया है। उसके जो वर्षा हैं, उसके वालिद हैं, उनका स्टेटमेंट हुआ है, उसका जो शोहर है उसका स्टेटमेंट हुआ है और उसके अलावा जो उसके इलाके के लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स हुए हैं। और अभी कुछ चीज़ें जो है वो हम वेट कर रहे हैं कि एग्जीबिशन जैसे ही हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना वो कुछ गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्किल हैं। पुलिस ने मरकज़ी मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ में वालिदैन को और शौहर को नॉमिनेट भी कर दिया मामलत में और हक़ाइक़ छुपाने में, शहादतें छुपाने में। उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक? जी बिल्कुल, वो गिरफ़्तार होंगे और उसमें 1-2 टेक्निकल रीजंस थे जिसकी वजह से उसको पेंडिंग रखा गया था ताकि जो है ना हम सारी जो कानूनी कार्रवाई वो पूरी करके और उसके बाद जो है ना उनकी अरेस्ट अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट तो आ गई होगी, ब्रीफिंग भी आ गई होगी कि सिंदड़ी ऐसे कत्ल में बहुत बदनाम होता जा रहा है काफ़ी अरसे से। पुलिस हुकाम को इस बात में तशवीश है या कोई रेमेडी के लिए सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए तशवीश का बायस है और इसमें आपको पता है कि जो उसके अवामिल है वो बड़े सोशल हैं। लोगों के सोशल इश्यूज़ की वजह से, जिस तरह से आपको पता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन भी उनकी ठीक नहीं है, उसके अलावा जो तालीम की सबसे बड़ा जो रीज़न है वो तालीम की कमी है।
तालीम की कमी की वजह से लोग छोटी छोटी बातों पे जो है ना वो लड़ पड़ते हैं और उनके झगड़े होते हैं और उसमें कत्ल भी होता है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे इश्यूज़ को जो है एड्रेस करके और लोगों को हम जो है ना एजुकेट करें कि अगर आपके पास कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ है, तो आप पुलिस को इतला दें। पुलिस जहाँ पे है, उसके अलावा बाकी और हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम्स हैं, तो उन पे जो है ना उनके मसाइल हल हो सकते हैं। सर, ये कत्ल हुआ 22 अप्रैल की रात को, ये पुलिस लोकल थाना क्या करता रहा 10 रोज़ तक? जी बिल्कुल, उस पर मैंने जो है ना कार्रवाई की है कि जी जब एक आपके इलाके में ये मर्डर हुआ तो उसका आपको इल्म क्यों नहीं हुआ। तो उस पर हमने जो रेलेवेंट पुलिस वाले हैं उन सबको जो है ना हमने डिपार्टमेंटल जो कार्रवाई है वो कर दी है हमने। क्या इंक्वायरी शुरू कर दी है, ये सस्पेंड कर दिया गया? जी बिल्कुल, इसमें से कुछ सस्पेंड हैं और इसमें से कुछ के शो कॉज नोटिस हैं और कुछ के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। कितने पुरुम्मीद हैं कि इस केस का मंतकी अंजाम सामने आ जाएगा? इंशाल्लाह मैं 100% पुरुमीद हूँ कि इसका जो मंतकी अंजाम है वो कानून के मुताबिक होगा। FIR क्योंकि हमने इसी वजह से स्टेट की तरफ से लॉन्च किए ताकि इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ या इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो। बिल्कुल हम प्रॉपर इस केस को एक जो है ना वो एग्जाम्पल बनाएंगे और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी एक एग्जाम्पलरी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका ट्रायल करके उनको हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी के साथ पाकपतन से मैं हूँ मुराद खान आसिम। गवर्नमेंट स्कूल की एक खतून टीचर रेहाना अख्तर के अगवा और कत्ल की अंधुनाक वारदात के साथ कई कहानियों ने जन्म दिया है। मकतूला रेहाना केस का मरकजी मुलज़म पुलिस कांस्टेबल जाहिद सुखेरा पुलिस हिरासत में दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। मकतूला रेहाना का बेटा वकार, भांजा औसाफ अदम दस्तियाब हैं। ये क्राइम स्टोरी 21 अप्रैल 2026 को सामने आई जब थाना रंगशाह के इलाका चकशफी के करीब सड़क किनारे फसल से एक खातून की मशक शुदा लाश बरामद हुई। लाश को नाकाबिल शनाख्त बनाने के लिए कातिलों ने तेजाब से झुलसा दिया था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी और नामालूम कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर थाना सिटी पाकपतन में खातून टीचर रेहाना के अगवा के मुकदमा उसके भाई उमर दराज की मुद्दत में एक पुलिस कांस्टेबल जाहिद इसाक सुखेरा, उसकी बीवी और रेहाना जोजा वकार और उसके भाई आसफ रुबिल्ला के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में 780A और दीगर दफात भी आयद की गई। खातून टीचर रेहाना अख्तर को उसके शौहर ने तलाक दे दी थी। इस सारी स्टोरी में जो सवाल सामने आए हैं वो ये हैं कि खातून टीचर को क्यों कत्ल किया गया, क्या मामला वाकई जायदाद हथियाने का था, शूटर किसने हार किए, कांस्टेबल जाहिद सुखेरा कब रुखसत लेकर कराची गया, मकतूला की लाश को किसने थाना रंगशाह के इलाका में फेंका, वकार और औसाफ की बाजियाबी कब होगी। इन सवालों के जवाब तफ्तीशी मराहल मुकम्मल होने पर ही सामने आ सकेंगे। इस सारी स्टोरी में रेहाना अख्तर के कत्ल, उसके बेटे वकार, भांजे औसाफ के अगवा और कांस्टेबल जाहिद सुखेरा की पुलिस हिरासत में हलाकत के वाक़यात गैर मामूली सूरत का पता देते हैं। पुलिस तफ्तीश इस स्टोरी के पसे पर्दा हक़ाइक़ मुनकशिफ कर सकेगी या इसे कब तक मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकेगी। इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। ताहम अभी पुलिस की तरफ से तमाम सूरत हाल पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मामला तफ्तीशी मराहल में है। गिरफ्तार मुलज़िमों से तफ्तीश का अमल जारी है। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि खतून टीचर के कत्ल का मामला पंजाब असम्बली में भी उठाया गया, जहां पर पाकपतन की ख़वातीन अरकान असम्बली ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पुलिस की कारकर्दगी को भी सराहा, जिस पर असम्बली में पुलिस के हक़ में तालियां बजाई गई। जनाब स्पीकर, ये इस तरह था कि मैं उनको बताना चाहूँगा कि 4 मई तक जिस्मानी रिमांड पे ये 7 लोग और SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन जो है वो ख़ुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जो कोई अगर ये समझती हैं कि चीज़ें कुछ रह गई हैं अगर, तो इंशाल्लाह भी ये 4-5 दिन हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसके बाद उसको फाइनलाइज पुलिस जो है कर देगी। जी मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच जी। ये बड़ी अच्छी बात है अगर कोई मोज़िज़ रुकन जो कि कॉल अटेंशन के मूवर हैं और वो ये तारीफ़ कर रहे हैं कि कर रही हैं। इसमें देखें ना, सारे ज़िले की तरफ जितने भी इनके मेंबर्स हैं, चौधरी जावेद साहब, मोहतरमा आमिरा ख़ान, साजिदा नवीद, अफशा हसन और इमरान अकरम, तो ये 5-6 लोगों ने ये कॉल अटेंशन दी है। एंड इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू नो कि पुलिस इज़ डूइंग गुड वर्क। मियाँ साहब, आपका भी शुक्रिया और पुलिस के अच्छे काम की भी तारीफ़ की जानी चाहिए अगर सारे मुलज़मान एप्रीहेंड हो गए। श्रीनगर पुलिस ने औसाफ के अगवा में 2 शूटरों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से दौरान तफ्तीश 2 अदद पिस्टल बरामद हुए हैं, जिन पर नाजायज़ असला के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक मुलज़िम उस्मान वल्द फयाज लाशारी
डेरा नवाब शाह सिंध का रहशी है। दूसरा मुलजिम सरदार और नामालूम कौम बलोच अहमदपुर चरकिया का रहशी है। उन्हें मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए में हायर किया गया था। पुलिस राय के मुताबिक तेज़ाब फराम करने वाले दुकानदार और 5 लाख का कैश फराम करने वाले फ्रेंचाइजर को भी ट्रेस करके शामिल तफ्तीश किया गया। अब पुलिस मकतूला रेहाना के बेटे वकार की तलाश पर फोकस कर रही है। वकार नशे का आदी था, जिसे इलाज के लिए मकतूला ने मुलजिम पुलिस कांस्टेबल जायद सुखेरा के जरिए किसी जगह भिजवाया, लेकिन माँ बेटे के दरमियान कोई राब्ता नहीं था। पुलिस मगवी वकार के जिंदा या मुर्दा बरामदगी के लिए जदीद खतूत पर तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। बुरसा का कहना है कि मकतूला रेहाना के 2 बेटे वकार और हैदर अली और एक बेटी शादीशुदा है। बेटा हैदर दुबई में मुकीम है।